एक प्रकार से ये भी अंकित करता है कि महिलाओं को कितना हम तवज्जो दे पा रहे हैं अपने इस बजट प्रोग्राम्स में। और कुछ जो फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो भी ऐसे हैं जो कि चिंताजनक हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे इस टॉपिक से भी रिलेटेड है वो ये है कि जो नौकरियों में महिलाएं हैं वो केवल 22% महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब या बिजनेस करती हैं, और जो पढ़ नहीं पाई हैं महिलाएं, उनकी हिस्सेदारी इससे दुगनी है। तो जो ड्रॉप आउट्स हैं या जो जिनको पढ़ने के अवसर प्रदान नहीं हो पाए हैं, वो तो वर्क फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू women who have gained education and who are already graduates। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो अभी हाईलाइट हुई हैं, उनमें 82.8% महिलाएं बचत करती हैं, 75% महिलाएं घर से जुड़े फैसले लेने लगी हैं, और केवल 28% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है इस देश में। तो हम कितने टेक्नोलॉजी सेवी हैं और हम कितने हमें टेक्नोलॉजी से, ट्रेनिंग से कितना जुड़ने की आवश्यकता है, ये इन्हीं कुछ तथ्यों से हम जान सकते हैं। आज मैं चर्चा करूंगी कुछ पॉइंट्स पर। कितना समय है? हम सभी जानते हैं कि भारत एक विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ता हुआ राष्ट्र है, और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% रही है। लेकिन इस हाई रेट ऑफ ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ये अनिवार्य है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलें, और विशेषकर महिलाओं को यदि विकास की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी नहीं दी गई तो ये विकास की दर जो है वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगी और हम इस रफ्तार को कायम नहीं रख पाएंगे। इस संबंध में लैंगिक समानता की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। जेंडर इक्वालिटी के साथ ही विकास और आर्थिक समृद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जो 50% जो हमारी जनसंख्या है वो महिलाओं की है, और यदि 50% लोग उस ग्रोथ में शामिल ही नहीं हैं, तो फिर किस तरह से हम उस ग्रोथ रेट को कायम कर पाएंगे, ये भी आप खुद ही सोच सकते हैं। इस संबंध में मैं ये कहूँगी कि जो भारत में एक विशेष स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिलता है कि महिलाओं की जो फीमेल की जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है उसकी जो रेट है वो बहुत लो है। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट से भी प्राय है कि जो वर्किंग एज ग्रुप में महिलाएं हैं उन महिलाओं का वास्तव में वो कामकाजी हैं या नहीं, वो काम कर रही हैं या नहीं, रेम्यूनरेटिव वर्क कर रही हैं या नहीं, उसमें उनकी जो भागीदारी है वो बहुत लो है। और इसमें भी बहुत वेरिएशन देखा जाता है नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। आश्चर्य की बात है कि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ये भागीदारी कहीं अधिक है। राज्यों में भी विस्तृत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। वास्ट वेरिएशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसी तरह से जो इंडिया जो वेरियस स्टेट्स हैं उनमें भी बहुत अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है। जो नॉर्थ स्टेट्स हैं या जो ईस्ट के स्टेट्स हैं, ये जो मध्य के जो स्टेट्स हैं, उनमें ये भागीदारी बहुत कम है अपेक्षाकृत साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो अधिक है। एक और चीज़ जो नोटिसेबल है और जो रिमार्केबल है वो है एक यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। क्या देखा जाता है कि जब महिलाएं जैसे जैसे उनकी ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे वो नॉलेज लेती हैं, एजुकेशन लेती हैं, तो बजाय इसके कि उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़े वो कम होने लगता है। और फिर एक समय आता है कि वो
धीरे धीरे वो फिर अपवर्ड्स जाता है, और जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है या जो ग्रेजुएशन से अधिक जिनकी शिक्षा है, वो लोग फिर एक बार उसमें लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने लगे। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बात की महत्ता को बहुत बताया है कि जब तक महिलाएं भागीदारी नहीं करेंगी राष्ट्र निर्माण में, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि एक अच्छा राष्ट्र तब बनता है जब एक अच्छा परिवार हो, एक अच्छा समाज हो, और तभी एक अच्छा राष्ट्र। तो ये जो राष्ट्र है वो कैसे बनेगा कि जब महिलाएं अपनी वैचारिक जो उनकी समृद्धता और जो उनकी जो कार्यशीलता है उसका जब विकास होगा, तभी वे इस अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना वास्तविक योगदान दे पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज, जहां पर महिलाओं के साथ न केवल भेदभाव किया जाता है, न केवल उनको समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक प्रथाएं हैं जिनके कारण वो घर ही तक सीमित रह जाते हैं। वो कामकाज या शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आ पाते। उदाहरण के लिए कम उम्र में विवाह हो जाना, गृह कार्य का बोझ होना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हिंसात्मक व्यवहार। इस कारण हम अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजना नहीं चाहते, उनको शिक्षित नहीं करना चाहते। कितनी स्टडीज ने ये दिखाया है कि केवल स्कूल्स में शौचालय के अभाव से, स्वतंत्र शौचालय जो महिलाओं के लिए हों, उनका अभाव होने के कारण कितनी लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं और घर वापस आ जाती हैं। तो ये जो, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बायसेस हैं। साइंस की एजुकेशन में हम देखते हैं कि बहुत ऐसी विमेन जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रहती हैं, और केवल आर्ट्स और कुछ ही विषयों में महिलाओं की इंटरेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में रहता है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है समाज की, वो है जेंडर इक्वालिटी। जब तक हम जेंडर इक्वालिटी नहीं ला पाते, तब तक हम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को वंचित रखे हुए हैं, और उस वंचना का जो असली प्रभाव पड़ रहा है या दुष्प्रभाव पड़ रहा है या दुष्परिणाम पड़ रहा है, वो राष्ट्रीय ग्रोथ को, नेशनल डेवलपमेंट को और देश के विकास को। जेंडर इक्वालिटी क्या है? अभी सर ने भी बहुत कुछ बातें की महिलाओं के संबंध में। जेंडर इक्वालिटी का मतलब केवल ये नहीं है कि पुरुष और महिलाएं एक समान हैं, लेकिन जेंडर इक्वालिटी से अभिप्राय है कि सभी को, इंक्लूडिंग ऑल विमेन, दे शुड बी एम्पावर्ड। एम्पावर्ड कैसे? कि उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का विकास हो, और उतना ही हो जितना कि पुरुषों का हो रहा है। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच जो ये जो भेदभाव है, या जो उनको अवसरों की जो असमानता है, ये अवसरों की असमानता समाप्त हो, और वो भी अपने आप को एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अपना विकास कर सके। ये जेंडर इक्वालिटी इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमताओं का विकास, अवसर चुनने की स्वतंत्रता। मैं किस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, क्यों जाना चाहती हूँ, मुझसे कोई प्रश्न ना पूछे। मैं अपना व्यक्तित्व का विकास किस रूप में करना चाहती हूँ, उसके बारे में कोई मुझसे कोई मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर पुरुषों और महिलाओं का समान अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन वो है जो हमारे समकालीन समाज की
आवश्यकताओं के साथ प्रासंगिक। तो रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन टू द नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी एंड प्रेजेंट डे इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, तभी हम कहेंगे कि वो शिक्षा जो है वो अच्छी क्वालिटी की। इसके संदर्भ में क्वालिटी एजुकेशन तभी संभव है या तभी हम उसको पूर्ण मानेंगे जब उसमें लैंगिक समानता हो और जो नया लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो शिक्षा की पद्धति कर सके। शिक्षा एक मानव अधिकार है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में मैं इस बात को ओवर एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ कि जीवन में शिक्षा का महत्व केवल एक विशेष आयु वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। हर स्टेज ऑफ लाइफ के अनुसार उसको स्किल्स और एजुकेशन में उसको एनहांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये जो प्रासंगिकता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रासंगिकता को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन के डेवलपमेंट के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। एक है एक्सपेंशन यानी पहुंच, रीच। शिक्षा सभी तक पहुंचनी चाहिए, उन वर्गों तक भी जो अब तक शिक्षा से वंचित रहे, उन भौगोलिक क्षेत्रों में भी जो शिक्षा से वंचित रहे। तो ये जो एक्सपेंशन है टू द अंडरसर्व्ड, टू द अनसर्व्ड लोकेशंस, वहां तक भी और उन सेक्टर्स तक भी पहुंचनी चाहिए जो कि अभी तक शिक्षा के दायरे से बाहर रहे हैं। दूसरी बात है इक्विटी एंड इंक्लूजन, समानता और समावेशी। सामाजिक अंतर समाप्त किए जाने चाहिए, विशेषकर महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतर है, जो जेंडर गैप्स हैं, वो शिक्षा के द्वारा समाप्त किया जाए। समावेशी विकास की हम बात करते हैं, समावेशी समाज की हम बात करते हैं। तो जब तक महिलाओं को इस शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के कैंपेन में हम नहीं ला पाएंगे, तब तक ये शिक्षा का जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। एक्सीलेंस, शिक्षा के कुछ पूर्ण निर्धारित लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति यदि हम कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि ये शिक्षा सफल है और अच्छी है। एम्प्लॉयबिलिटी, देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, विशेषकर आज के संदर्भ में, शिक्षा का जो लक्ष्य है वो एम्प्लॉयबिलिटी। जब तक हम शिक्षा के माध्यम से रोजगार उन्मुख नहीं हो पाते, तो शिक्षा को रोजगार उन्मुख होना आवश्यक है। हम ऐसी शिक्षा पद्धति हो जो दक्षता प्रदान करे, स्किल्स दे, जिनसे कि हम इनकम जनरेट करने के स्रोत उत्पन्न कर सकें। यदि हम इनकम जनरेट नहीं कर पाए या उससे लाभ नहीं ले पाए तो शिक्षा का जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस क्षेत्र में शिक्षा के इन लक्ष्यों को लेकर जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की, जो हमारा आज का विषय है। 11th और 12th प्लान्स में इस पर बहुत विशेष बल दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट को एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन माना जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की भी स्थापना की गई है जुलाई 2015 में, और सरकारें जो हैं वो इसमें पूर्ण रूप से संलग्न हैं कि किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट हो, और महिलाओं के लिए विशेषकर इसका महत्व है क्योंकि स्किल्स के द्वारा ही वे रोजगार मुक्त हो पाएंगी, स्वावलंबी हो पाएंगी, उनको काम करने की क्षमता उनमें बढ़ पाएगी। जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, कौशल संवर्धन की हम बात करते हैं, तो हम इसके कई पक्ष हैं, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि हम परंपरागत दक्षताओं से नवीन एवं प्रासंगिक दक्षताओं की ओर अग्रसर, जो ट्रेडिशनल जो फील्ड्स हमारे लिए सुनिश्चित कर दिए गए थे कि महिलाएं हैं तो यही काम करेंगी, टेलरिंग ही करेंगी, खाना बनाने का ही काम करेंगी,
या अभी बातचीत चली कि शिक्षा तक ही सीमित रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें ट्रेडिशनल एरिया से जो आज की आवश्यकताएं हैं, आज के समाज की, आज की इकोनॉमी की जो नीड्स हैं, जब तक हम उन तक नहीं पहुंचेंगे, उनमें हमारी भागीदारी नहीं होगी, वहाँ पर हमारा रिकग्निशन नहीं होगा, वहाँ पे हमारा रोल इस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक महिलाएं इक्वालिटी पाने में सक्षम नहीं हो सकती। तो ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा डायमेंशन ये होना चाहिए कि हम उन एरियाज में स्किल्स डेवलप करें जो कि पारंपरिक नहीं है, जो कि आज की इकोनॉमी की आवश्यकता है। दूसरी ओर स्टीरियोटाइप्स का विध्वंस, जो भी मैंने बात की कि एक मेन और विमेन के साथ कुछ स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए हैं कि महिलाएं जो हैं वो